चलिए। तो मैं आपको यहाँ क्या समझा रहा था कि डेथ जो है वो जरूरी नहीं कि कुछ ऐसे एक्ट से हो जो डायरेक्ट एक्ट हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा एक्ट हो जो अटैक ही किया हो आपने सामने वाले पे, है ना। ये चीज है। एक केस था, ये 1984 का बड़ा फेमस केस है, शरद बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पोर्शन बता रहा हूँ इस केस का। केस तो काफी बड़ा है। देयर वाज अ डेथ ऑफ अ यंग मैरिड वुमन इन हर मैट्रिमोनियल होम। एक शादीशुदा औरत की उसके मैट्रिमोनियल हाउस में डेथ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो जो डेथ थी एक्चुअल में वो सुसाइड थी, मर्डर नहीं था। उसके हस्बैंड पे और उसके परिवार वालों पे केस बन जाता है कि इनने मर्डर किया है इसका। बट एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन ये निकाला गया कि वो सुसाइड था, मर्डर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा उसका भी एक रीजन है। अ लेटर ऑफ हर, एक घर से एक लेटर बरामद हुआ था, जिस लेटर को उस वुमन ने लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो अपने परिवार वालों की बुराई कर रही थी कि ये सारे परिवार वाले मिलके मेरे खिलाफ चाले चलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। ऐसा उस लेटर में लिखा था। अ लेटर ऑफ हर सेंसिंग सम फाउल प्ले अगेंस्ट हर was neither sufficient for conviction for murder and not to dispel the presumption of suicide generated by the type of person she was and her mental makeup. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक चीज नोटिस करी कि दो सवाल उठते हैं कि क्या ये सुसाइड है, क्या ये मर्डर है। अब सुसाइड को साबित करने के लिए जो एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड वो ये है कि उस औरत का लिखा हुआ एक लेटर जिसमें लिखा है कि परिवार वाले मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये वाला जो एविडेंस ये मर्डर को प्रूफ करने के लिए दिया गया कि इन्होंने मर्डर किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो केस थे ना, क्या ये सुसाइड है, क्या ये मर्डर है। तो मर्डर को साबित करने के लिए एविडेंस दिया गया ये लेटर कि परिवार वाले उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। और सुप्रीम कोर्ट को सुसाइड प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस मिला वो ये था कि वो जो औरत थी वो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाया करती थी। जिस तरह की वो पर्सन थी उसको देख के लगता है कि हाँ ये सुसाइड कर लेगी। उसका जो मेंटल मेकअप था, उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो इस टाइप की थी कि वो बात बात में सुसाइड करने की धमकी दे देती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने उसके लिए क्या प्रिजम्पशन बना लिया, ये प्रिजम्पशन बना लिया कि वो सुसाइड कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूजन दो ही चीजों में हो रहा था कि वेदर इट इज अ सुसाइड और इट इज अ मर्डर। अब सुसाइड के लिए तो प्रिजम्पशन मिल रहा है कि वो औरत थी इस टाइप की, उसका मेंटल मेकअप इस टाइप का था कि वो सुसाइड कर सकती है। और मर्डर के लिए एविडेंस क्या था कि उसका लिखा हुआ एक लेटर था जिसमें लिखा था कि परिवार वाले मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि षड्यंत्र रचते हैं ऐसा लिखा हुआ कोई लेटर इस चीज को साबित नहीं करता है कि उन लोगों ने मिलकर इसका मर्डर ही कर दिया होगा। लेकिन जिस तरह की वो इंसान थी, जिस तरह का उसका मेंटल मेकअप था, जिस तरह के काम वो पहले कर चुकी है, उसको देख के हम ये प्रिजम्पशन बनाते हैं कि उसने सुसाइड किया होगा। और यही था सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन शरद बिरदीचंद वाले केस का। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता था, यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कैसे किसी चीज को मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड की नजरों में नहीं रखा जाता है। एक लेटर जिसमें लिखा है कि वो षड्यंत्र रच रहे थे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जरूरी नहीं है कि वो षड्यंत्र मर्डर करने के लिए ही हो। इंटेंशन नहीं था। मर्डर के लिए क्या चाहिए, मर्डर के लिए चाहिए इंटेंशन। मर्डर के लिए चाहिए बॉडीली इंजुरी जो सामने वाले की जान ले सके। मर्डर के लिए चाहिए नॉलेज कि आप जो कर रहे हो उससे सामने वाले की जान जाएगी। जो चीज मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड में बता रहा हूँ ना, वही चीज मर्डर में भी बताऊंगा। तो अभी समझ लो, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना ये साबित नहीं करता है कि आप उसकी जान लेने के इंटेंशन से षड्यंत्र रच रहे हो। तो मर्डर के इंग्रेडिएंट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए, इसलिए इसको मर्डर का चार्ज नहीं दिया गया, मर्डर का ऑफेंस के लिए उनको कन्विक्ट नहीं किया गया। ठीक है, उसको सिर्फ एक सुसाइड मान लिया गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर एक और चीज,
मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति की जान जो जाती है यहाँ पे वो आपके किसी एक्ट के कारण जाती है, किसी एक्ट के कारण जान जाती है। और वो एक्ट जो है वो 3 तरह का हो सकता है: एक्ट विद द इंटेंशन, एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी, एंड एक्ट विद नॉलेज। ये 3 तरह के एक्ट हो सकते हैं। तो एक केस था 1974 का जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो एक्ट और उसका जो रिजल्ट है, मतलब कि जो आपने एक्ट किया वो और आपके एक्ट के कारण जो डेथ हुई, वो उनका कनेक्शन एकदम डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब आप ही के एक्ट के कारण वो डेथ होना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। भले ही वो इमीडिएट ना हो, भले ही वो इमीडिएट ना हो, लेकिन बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट का मतलब होता है कि आज मैंने एक्ट करा और आधे घंटे बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसको कहते हैं इमीडिएट डेथ बाय योर एक्ट। और टू रिमोट का मतलब होता है कि एक्ट मैंने आज किया और डेथ 4 साल बाद हुई। तो ये समझो कि एक्ट में और डेथ में जो कनेक्शन है, पहले तो वो ये डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, इनडायरेक्ट ना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने जो एक्ट किया था उससे तो कुछ हुआ नहीं, उसको बाद में उसकी मृत्यु किसी और चीज से हो गई, ये तो इनडायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए। अगर इमीडिएट नहीं भी है तो बहुत दूर नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसका। एक चीज है यहाँ पे, where bodily injury sufficient to cause death is actually caused, it is immaterial to go into the question as to whether the accused had intention to cause death or knowledge that the act will cause death। 1973 का एक और केस, इसके 1 साल पहले का, कि आपने किसी व्यक्ति को कोई बॉडी पे इंजरी पहुंचाई है और वो इंजरी सफिशिएंट है कि डेथ कर सकती है। मुझे एक चीज बताओगे, ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बॉडीली इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ इज एक्चुअली कॉज्ड, इस सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट बताए थे, ये कौन सा इंग्रेडिएंट है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के जो मैंने 3 इंग्रेडिएंट बताए थे, 3 चीजें हो सकती है, ये कौन सा वाला है जो मैंने अंडरलाइन करा है? कौन सा वाला है सर? दूसरा है। दूसरा वाला ना, जिसमें आप कोई बॉडी पे इंजुरी जी। करते हो और वो इंजुरी ऐसी होती है जिससे सामने वाले की जान जा सकती है। ठीक है, अब एक चीज समझना, जब कभी इसके थ्रू जान जाती है, मतलब आपने तो चोट पहुंचा दी, वो चोट ऐसी थी जिससे जान जा सकती थी, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता है कि क्या आपका इंटेंशन था मारने का या आपको नॉलेज था मारने का। फर्स्ट वाला था इंटेंशन टू कॉज डेथ, थर्ड वाला था नॉलेज दैट डेथ विल बी कॉज्ड। इन दोनों का सवाल ही नहीं उठेगा फिर। क्यों? क्योंकि सेकेंड इंग्रेडिएंट सक्सेसफुल हो रहा है ना। अगर आप किसी को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाते हो जिस चोट से वो व्यक्ति मर जाएगा, तो फिर आपका इंटेंशन था या नहीं था, आपको जान जाने का नॉलेज था या नहीं था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि भाई साहब इतनी जोर से चोट पहुंचाओगे तो मरेगा ही ना इंसान। तो अब आपका मन था कि नहीं था, आपका नॉलेज था कि नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस पशुपति ये केस था। नॉलेज एक बहुत स्ट्रांग वर्ड है जो सर्टेनिटी को शो करता है, प्रोबेबिलिटी को नहीं। मतलब आपको ये जो थर्ड चीज, जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम बताते हैं बार बार, नॉलेज है कि मर जाएगा व्यक्ति, नॉलेज है मर जाएगा व्यक्ति, ये नॉलेज कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ये सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी का मतलब कि आप जो एक्ट कर रहे हो ना, आपको पूरा नॉलेज है उस चीज का कि आपके एक्ट से व्यक्ति मर ही जाएगा। इट इज अ सर्टेन थिंग कि आपके एक्ट से व्यक्ति मर ही जाएगा। चांसेस मत लेना, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ शायद उससे व्यक्ति मर जाएगा, शायद वाली बात नहीं उठती। सर्टेनिटी है उसके अंदर, मर ही जाएगा, इसको नॉलेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक फ्रेज आया था, द फ्रेज with the intention of knowledge that it is likely to cause by such act to cause death include all cases of rush act by which death is caused, for rashness imports a knowledge of the likely act of a result which the actor does in spite of the risk। इसमें एक वर्ड यूज हुआ था ना, इंटेंशन ऑफ नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। आपको इस चीज का नॉलेज होता है कई बार कि आप जो एक्ट कर रहे हो उससे सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा। नॉलेज, ये नॉलेज वाली बात ही कर रहे हैं। इसके अंदर आपके वो सारे रश एक्ट आ जाते हैं जिससे किसी की जान जा सकती है। आप अगर कोई भी एक्ट ऐसा कर रहे हो रश तरीके से, मतलब एकदम नेग्लिजेंसी से, बिना किसी का ध्यान रखे,
तो उसमें आपको नॉलेज होता है कि आपकी रशनेस से सामने वाले व्यक्ति की जान जा सकती है। तो जितने भी रश एक्ट होते हैं वो सारे एक्ट के अंदर नॉलेज होता है आपको कि सामने वाले व्यक्ति की जान जा सकती है, क्योंकि जो रशनेस होता है वो ये नॉलेज आपको इम्पार्ट कर देता है। किसी भी काम को आप हड़बड़ में करोगे, रश तरीके से करोगे, जोर जोर से करोगे, जल्दबाजी में करोगे और रिस्की काम करोगे, तो आप जब वो रिस्क लेते हो ना, तो उसी टाइम पे आप इस चीज का नॉलेज ले लेते हो अपने अंदर कि आपकी इस रिस्क से किसी की जान जा सकती है। ठीक है। नॉलेज और इंटेंशन में एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिखा है। knowledge denote a bare state of conscious awareness of certain fact in which human mind itself remains supine or inactive, whereas intention connotes a conscious state in which mental faculties are roused into activity and summed into action for the deliberate purpose of being directed. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन है ये, पर इसका मतलब बहुत इजी है। मतलब क्या? नॉलेज का मतलब होता है कि आपके दिमाग की एक स्टेट जिसमें आपको पता हो कि ये चीज क्या है। ठीक है। आपके ह्यूमन माइंड के वो सर्टेन फैक्ट जिसमें आपको पता हो कि ये क्या है, बस इसको नॉलेज कहते हैं। मतलब आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस किसी फैक्ट को लेके, इसको नॉलेज कहते हैं। ठीक है। आप जानते हो कि ऐसा ऐसा होगा, इसको नॉलेज कहते हैं। लेकिन इंटेंशन क्या होता है? ये भी आपके दिमाग की एक कॉन्शियस स्टेट होती है, ये भी आपके दिमाग की एक कॉन्शियस स्टेट होती है, लेकिन एक जगी हुई कॉन्शियस स्टेट जिसमें आप उस चीज के लिए कुछ वर्क करते हो, या आप डेलिबरेटली उस चीज के लिए कुछ वर्क कर देते हो। समझ रहे हो बात को? बहुत सिंपल है समझने के लिए। नॉलेज में आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी वो कॉन्शियस थी, आपको पता था कि ऐसा है, आप फैक्ट्स जानते थे। ठीक है। लेकिन इंटेंशन में क्या होता है? आपको फैक्ट्स पता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड कॉन्शियस है, लेकिन आपके अंदर एक मेंटल फीलिंग अराउज हो गई उस चीज के लिए, और आपने डेलिबरेटली उस चीज के लिए कुछ करने का, एक्शन लेने का भी सोच लिया। इसको इंटेंशन बोलते हैं। नॉलेज होना मतलब एक सोई हुई चीज है, और इंटेंशन होना मतलब कि वो चीज जाग गई है। नॉलेज तो है ही उसमें, बट वो चीज जाग गई है कि चलो अब इसके लिए कुछ किया जाए, बट दैट इज कॉल्ड इंटेंशन। अब किसी केस में इंटेंशन था या नहीं था, नॉलेज तो इजीली प्रूव हो जाता है यार, कि आप इस चीज को जानते थे मतलब नॉलेज था। लेकिन इंटेंशन प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि किसी व्यक्ति को नॉलेज है तो जरूरी थोड़ी ना कि वो नॉलेज उसका जाग चुका हो। अगर वो सो रहा होगा तो नॉलेज होगा, और जाग गया होगा, मेंटल फैकल्टीज उसकी अराउज हो गई होगी, वो उस चीज के लिए डेलिबरेटली कुछ करने का सोच चुका होगा, उसको इंटेंशन बोलेंगे। अब किसी के मन के अंदर की चीज जागी है कि नहीं जागी है, आप कैसे प्रूव करोगे? तो ये हम प्रूव करते हैं उस केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट इंटेंशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये केसर सिंह वाले केस में इसको बताया गया था। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंटेंशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, कुछ भी पूछ ले, तो याद रखना इंटेंशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो कि हर केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देख के डिसाइड किया जाता है कि इंटेंशन था कि नहीं था। एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति ने एक बड़ी सी छड़ी उठाई और उस छड़ी से किसी व्यक्ति की जान ले ली। अच्छा मैंने ही, सपोज करो मैंने ही किया, मैंने एक व्यक्ति को छड़ी से बहुत मारा, बहुत मारा। लेकिन जब मैं उसको छड़ी से मार रहा था ना, तब मेरा बोनाफाइड इंटेंशन क्या था, मेरा बोनाफाइड बिलीफ ये था कि जिस चीज पे मैं मार रहा हूं ना, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कोई सुपर नेचुरल चीज है। मतलब मुझे लगा कि उसमें कोई सुपर नेचुरल चीज है। सुपर नेचुरल मतलब कोई आत्मा वात्मा, प्रेत आत्मा वगैरह है, और मैं उस प्रेत आत्मा को समझ गया। अच्छा, बोनाफाइड बिलीफ है ये मेरा। बोनाफाइड बिलीफ मतलब कि मैं, मतलब रियलिटी में मुझे ये लग रहा है कि वो सुपर नेचुरल पावर है। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। मुझे बस ये बिलीव हो रहा था कि वो एक सुपर नेचुरल चीज है, वो एक आत्मा है और मुझे उसको मारना चाहिए। मैंने उसको छड़ी से मारने की शुरुआत कर दी, इतना मारा कि वो सुपर नेचुरल पावर वहां पे मर गई। मतलब वो कोई आदमी था, वो मर गया। अच्छा, मैं उसको लगातार मारे जा रहा हूं, मैंने कोई कोशिश भी नहीं करी एक बार अपने आप को सेटिस्फाई करने की कि चेक कर लूं यार कहीं ये इंसान तो नहीं है। अब मैंने क्यों नहीं करा ये कोशिश? क्योंकि मुझे तो डर लग रहा था यार, आपको ऐसा पता चलेगा कि आप जिसके सामने खड़े हो वो एक आत्मा है, तो जाके उसको आप ऐसा घूंघट उठा के देखोगे कि तू सच में आत्मा है? डर लगेगा ना। बस वही चीज मेरे साथ भी हुआ। मैं उसको एक बोनाफाइड बिलीफ में सुपर नेचुरल पावर समझ के मारने लगा, और इतना डरा हुआ था कि मैंने ये कोशिश भी नहीं करी खुद को सेटिस्फाई करने की कि चेक कर लूं कहीं ये इंसान तो नहीं है। तो सवाल ये उठा कि क्या किया मैंने?
क्या मेरे बोनाफाइड बिलीफ के लिए मुझे इस चीज के लिए माफ किया जाएगा या इसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा? तो इट वाज हेल्ड दैट इट वाज अ कल्पेबल होमिसाइड, इसको कल्पेबल होमिसाइड माना गया। क्यों? क्योंकि मैं जो एक्ट कर रहा था, मैं जो एक्ट कर रहा था, मुझे इस चीज का नॉलेज था यार कि जो भी व्यक्ति वहां होगा वो मर जाएगा, और यहाँ पे मुझे जो बोनाफाइड बिलीफ था, वो बोनाफाइड बिलीफ भी किसी एक अननेचुरल चीज के लिए, सुपर नेचुरल चीज के लिए, जिसको लॉ में कोई जगह नहीं दी जाती। अगर मैं उसको एनिमल वगैरह समझता या मैं उसको कोई खूंखार जानवर वगैरह कुछ समझता तो सवाल भी उठता कोई जनरल एक्सेप्शन में फॉल करने का, बट सुपर नेचुरल चीज सवाल ही नहीं उठता है, तो कल्पेबल होमिसाइड इसको माना गया। एक और चीज, एक व्यक्ति ने किसी को बॉडी पे चोट पहुंचाई, बॉडीली इंजुरी करी। अच्छा, वो व्यक्ति जिसको चोट पहुंचाई है ना, उसको पहले से ही कोई ऐसी डिजीज थी जिससे कि अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लगेगी ना तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप किसी को बॉडी पे चोट पहुंचाओ और उस व्यक्ति को जिसको चोट पहुंचा रहे हो उसको पहले से कोई बीमारी है, कोई बॉडीली इन्फॉर्मिटी है जिसके कारण उस व्यक्ति की जान चली ही जाएगी। आपकी छोटी सी चोट के कारण उस व्यक्ति की जान चली जाएगी क्योंकि उसको पहले से ही एक बीमारी है, पहले से डिजीज है, तो कहा जाएगा कि आपने उस व्यक्ति की जान ली है। मतलब आपने किसी को बॉडी पे इंजुरी आज पहुंचा दी, 2-3 दिन बाद तक उस व्यक्ति को बहुत इन्फेक्शन फैला, बहुत कुछ हुआ, और 5वें 6ठे दिन बाद वो व्यक्ति मर गया, या वो व्यक्ति ऑलरेडी मर रहा था, मरने की हालत में था, आपने उसको जाते वक्त एक चोट पहुंचा दी जिससे कि उसकी मृत्यु और जल्दी हो गई। मतलब ये भी समझना, ये भी याद रखना, कोई व्यक्ति जिसको पता है कि वो परसों मरने वाला हो, उसको कोई ऐसी डिसीज है जिससे वो परसों मरने वाला है, और आपने उसको आज चोट पहुंचा के आज ही मार दिया, तो आपने क्या किया? एक्चुअल में आपने उसकी मृत्यु को एक्सेलरेट कर दिया। 3 दिन बाद होने वाली थी, 1 दिन में बुला लिया, तो ये माना जाएगा कि आप ही ने डेथ करी। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड का कोई ना कोई सा इंग्रेडिएंट वहां पे होना चाहिए, मतलब वो जो बॉडीली इंजुरी आप कर रहे हो वो ऐसी होना चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सके। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी व्यक्ति को इंजुरी पहुंचाई है वॉलेंटरीली और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो कहा जाएगा कि आपने उसकी डेथ करी, कहा जाएगा कि आपने उसकी डेथ करी है। ऑल्दो द लाइफ ऑफ द विक्टिम माइट हैव बीन सेव्ड इफ प्रॉपर मेडिकल अटेंशन हैड बीन गिवन। चाहे भले ही अगर उसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिलता तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, वो व्यक्ति बच सकता था। और चाहे भले ही आपने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश भी की हो, आपने किसी व्यक्ति को मारा, उसको बहुत चोट पहुंच गई, अगर आप उसको फटाफट अस्पताल ले आते तो उसकी जान बच जाती। आप उसको अस्पताल लेके गए, इलाज भी करवाया, फिर भी वो मर गया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तो छोटी सी चोट पहुंचाई थी, मैं तो इलाज करवाने भी ले आया फिर भी मर गया, तो मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज क्यों लगा रहे हो? नहीं, तो भी मर्डर का चार्ज आप पे लगेगा, क्योंकि आपने जो इंजरी पहुंचाई है ना, उसी से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। चाहे भले ही आपने उसको मेडिकल फैसिलिटी दिलवा दी हो या ना दिलवाई, लेकिन मृत्यु जो हुई उसका कारण आपकी चोट था, और ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो मैंने आपको आज बता दी, इसके इलस्ट्रेशन आप पढ़िएगा, एक बार इस पूरे सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास इसी सेक्शन पर समाप्त करते हैं।